प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एग्जांपल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस एंड कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। अगर वो वाले लेक्चर्स आपने अभी तक अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। थ्योरी के तमाम लेक्चर्स में मैंने आपको साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनवाए हैं और डेली लाइफ से एग्जांपल लेकर समझाया है कि इस आर्टिकल का क्या मतलब है और इस आर्टिकल को हम पढ़ क्यों रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह से आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आर्टिकल में से बनकर आ सकते हैं और किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उन शॉर्ट क्वेश्चंस और उन लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करके पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। सबसे पहली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4.1। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेयर इज विद डिस्टेंस d एज शोन इन फिगर। कहता है कि ये आपको एक फिगर दी गई है जिसमें ये दिखाया गया है कि फोर्स किस तरह से वेरी कर रही है विद डिस्टेंस d। यहां पर ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है? फोर्स है। कहता यह है कि वर्क डन कैलकुलेट करें जो कि फोर्स ने किया है जब ऑब्जेक्ट 0 से 6 मीटर तक मूव करता है। अब किसी भी एग्जांपल या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपने उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। जब आपको उसकी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी उसके बाद आपने देखना है कि उसमें गिवन क्या है, यानी डेटा क्या है उसमें। देन आपने देखना है कि वहां पर रिक्वायर्ड क्या है, आपने फाइंड क्या करना है। उसके बाद आपने फार्मूला डिसाइड करना है और फार्मूला डिसाइड करने के बाद आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वहां से आपके पास सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। जैसे यहां पे हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि फोर्स क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है और फोर्स किस तरह से डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है वो इस ग्राफ में दे दिया गया है। अब जो फोर्स ने वर्क डन किया आपने वो कैलकुलेट करना है। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन दोनों आर्टिकल्स में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है कि अगर आपको ग्राफ दिया हुआ हो तो आपने वर्क डन को किस तरह से कैलकुलेट करना है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या फिर फोर्स डिस्टेंस अगर यहां पर दिया गया है तो फोर्स डिस्टेंस ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है यानी इस कर्व के अंडर ये जितना भी एरिया है इसको अगर आप फाइंड कर लें तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? वर्क डन। क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। तो इस केस में हमने वर्क डन को कैलकुलेट करना है इस ग्राफ को यूज करते हुए। तो इट्स मीन कि यहां पर मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा। यहां पर देखें क्या मैं इस फिगर का एरिया फाइंड कर सकता हूं? ये जो सारी फिगर है जी बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं। यहां पर ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ये एक ट्राइंगल बन रही है। मैं ट्राइंगल का सेपरेटली फाइंड कर लूंगा, इस रेक्टेंगल का सेपरेटली फाइंड कर लूंगा। उन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया अंडर दी ग्राफ। जब मुझे एरिया अंडर दी कर्व मिल जाएगा तो वहां से मुझे मिल जाएगा कि फोर्स ने कितना वर्क डन किया है। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे क्या हेडिंग लगाएंगे? डेटा की हेडिंग लगाएंगे और ये देखेंगे कि इस एग्जांपल में गिवन क्या क्या है। तो डेटा की हेडिंग लगा दीजिए। डेटा में यही वाली फिगर आ जाएगी। देखो इसी फिगर को उठाकर आप डेटा में बना दीजिए। यहां पर अब हमने यही वाली डायग्राम इधर बना दी है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ये वाली जो डायग्राम थी ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। तो यहां पर इस तरह की डायग्राम बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें ये एक फिगर कंसिडर कर लेंगे, ये दूसरी फिगर कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि इसमें देखें यहां पर ये एक रेक्टेंगल बन रही है और यहां पर ये एक ट्राइंगल बन रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट कह दूं यानी ये वाला जो पॉइंट है और इस पॉइंट को बी पॉइंट कह दूं, इस पॉइंट को सी पॉइंट कह दूं, इस पॉइंट को डी पॉइंट कह दूं और इसको ई कह दूं, तो फिर बड़ा ही आसान हो जाएगा। ए बी सी डी ये क्या बन रही है? एक रेक्टेंगल। और ये सी डी ई ये क्या बन रही है? एक ट्राइंगल बन रही है। यहां पर अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहीं पर अब नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे सॉल्यूशन की। क्या लिखेंगे? वी नो दैट W इज इक्वल टू वर्क डन किसके इक्वल होगा? टोटल एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो लिख दीजिए टोटल एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट
अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अब एक्चुअली ये क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया और डिस्टेंस क्या होता है, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। इसका वैसे जनरल नेम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। तो यहाँ पर फिर हमने लिख दिया है W इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो ये जो एरिया है, ये वाला सारा यहाँ से यहाँ तक, ये जो फिगर है इसका ये जो एरिया है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक इस रेक्टेंगल पर और एक इस ट्राइंगल पर। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे इन फिगर एरिया कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। सबसे पहला कौन सा पार्ट है, रेक्टेंगल ABCD, तो लिख दीजिए रेक्टेंगल ABCD एंड ट्राइंगल CDE, तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल CDE। तो यहां से फिर वर्क डन कैसे निकलेगा, सो W इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल, ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो कौन सी ट्राइंगल है, CDE, तो लिख दीजिए CDE। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, देखें यहां पर अगर हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो रेक्टेंगल की कोई भी 2 कंसेक्टिव साइड्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कंसेक्टिव साइड का क्या मतलब है, एक ये वाली साइड और दूसरी इसके साथ कंसेक्टिव ये वाली है, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि आमने सामने वाली साइड से, बल्कि आपने कंसेक्टिव लेनी है। अगर एक ये लेंगे तो दूसरी ये लेनी है, या फिर एक ये लेंगे तो दूसरी ये वाली लेंगे, अगर ये वाली लेंगे तो साथ ये वाली लेंगे, यानी कंसेक्टिव लेनी है। तो मैं इस तरह ले रहा हूं AB और AD, तो कैसे लिखूंगा, AB इंटू AD प्लस, अब यहां पर इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमने एरिया लिखना है। इसका रिलेशन भी आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में जब मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करवाई थी, वहां पर भी इसका एरिया कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, यानी इस तरह की अगर एक ट्राइंगल दी हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। इसका रिलेशन होता है 1/2 इंटू ये वाली साइड DE इंटू CD, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड मल्टीप्लाई करके 2 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यहां पर अब हमने क्या करना है कि इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और वहां से क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर से क्या मिल रहा है, देखें सबसे पहले AB है, तो AB किसके इक्वल है, यहां से आप देखें 5 न्यूटन के, तो AB इज इक्वल टू 5 न्यूटन, कमा AD किसकी इक्वल है, AD ये 4 मीटर की इक्वल है, AD इज इक्वल टू 4 मीटर। नेक्स्ट क्या है, DE, तो ये वाला DE हमने लिखना है, DE किसकी इक्वल है, DE फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस AE में से AD को माइनस करना पड़ेगा, यानी ये टोटल है, इसमें से अगर AD को माइनस कर देंगे तो DE रह जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे, AE माइनस AE में से AD को माइनस कर देंगे, AE कितना है 6 मीटर, तो लिख दीजिए 6 मीटर माइनस AD कितना है 4 मीटर, जो ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है, तो यहां से 4 मीटर हो जाएगा। तो यहीं पर आगे हम लिख लेते हैं, इस स्टेप के आगे इंप्लाइज डालेंगे, यानी ये इसी तरह चल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट DE इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। अब DE भी मिल चुका है, नेक्स्ट क्या है CD कितना है, CD देखिए CD और AB आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, ये कितना है 5 न्यूटन, तो लिख दीजिए 5 न्यूटन। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए और यहां पर क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज उठाकर पुट करें। तो किस तरह से करेंगे, W इज इक्वल टू AB कितना है 5 न्यूटन इंटू AD कितना है 4 मीटर प्लस 1/2 इंटू DE कितना है, दिस इज DE 2 मीटर इंटू CD कितना है, CD 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन पुट कर दीजिए। यहां से आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये कितना होता है 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा, और न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, तो यहां पर जूल लिख दीजिए प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 5 न्यूटन मीटर,
तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, तो इट्स मीन यहां से 5 जूल मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू 20 + 5 इज इक्वल टू 25 और यूनिट जूल साथ इसी तरह से आ जाएगा। फाइनली यहां पर आंसर की हेडिंग लगाएंगे और आंसर की हेडिंग में क्या लिख देंगे, द वर्क डन बाय द फोर्स इज 25 जूल। द वर्क डन by the force is 25 जूल। तो यहां पर एग्जांपल नंबर 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4.2। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इज 70 किलोग्राम मैन रन्स अप ए लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड। कहता है कि एक मैन है जिसका मैस कितना है, 70 किलोग्राम है और वो रन अप करता है लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी स्टेयर्स चढ़ता है 4 सेकेंड्स में। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर्स इज 4.5 मीटर। जो वर्टिकल हाइट है डेट इज 4.5 मीटर। कैलकुलेट इज पावर आउटपुट इन वाट्स। यहां पर आपने आउटपुट पावर बतानी है वाट्स में। तो इस एग्जांपल को किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहां पर मैस ऑफ मैन दिया हुआ है डेट इज 70 किलोग्राम और उसके बाद यहां पर टाइम दिया हुआ है डेट इज 4 सेकेंड और हाइट दी हुई है डेट इज 4.5 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, पावर आउटपुट। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे, डेटा की हेडिंग लगाएंगे। डेटा की हेडिंग में वो सब कुछ लिखेंगे जो कि गिवन है। तो सबसे पहले क्या है, मैस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। देन क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4.0 सेकेंड। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर्स इज 4.5 मीटर। तो हाइट कितनी है, हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 4.5 मीटर। डाटा तो यही कुछ था। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, रिक्वायर्ड, यानी इस एग्जांपल में हमने फाइंड क्या करना है। तो क्या फाइंड करना है, पावर आउटपुट इन वाट्स। तो फाइंड करना है पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पावर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, डेटा रिक्वायर्ड। और उसके बाद क्या होता है, फार्मूला की हेडिंग होती है। लेकिन फार्मूला की हेडिंग लगाने से पहले ये तो देखिए कि इसमें हमने पावर फाइंड किस तरह से करनी है। पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू W/T। यहां पर अब क्योंकि वर्क डन गिवन नहीं है इसलिए हमें पहले वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अब इस तरह से कुछ स्टेयर्स होती हैं, देखिए इस तरह से जो टोटल हाइट है यहां से लेके यहां तक की, यानी ये जो टोटल हाइट है ये वाली, ये कितनी बन रही है, 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। जब वो मैन इन स्टेयर्स से होते हुए यहां पर पहुंचेगा इस जगह पर, तो उस वक्त ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा, 4.5 मीटर। यानी उसके पास क्या आ चुकी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है जो वर्क डन हुआ है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हुआ है, स्टोर हो चुका है। तो वो वर्क डन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा वो, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, mgh की। तो इट्स मीन W इज इक्वल टू mgh होगा। तो यहां पर फिर फार्मूला नहीं बल्कि ये दो फार्मूलाए लग रहे हैं। तो हेडिंग क्या लगाएंगे, फार्मूलाए। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mgh और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। नेक्स्ट क्या है, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W/T और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। देन नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहां पर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। अब यहां पर सॉल्यूशन में सबसे पहले इस तरह से करेंगे कि इस W की वैल्यू को पहले यहां पे लगा देते हैं ताकि एक कंपैक्ट फार्मूला बन जाए। तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दें तो क्या निकल कर आएगा, P इज इक्वल टू mgh अवर T हो जाएगा। देखिए W की जगह पे mgh लगा दें, नीचे T रह जाएगा। अब आपने इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो पुटिंग वैल्यूज पुट करें, क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू, सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करनी है, मैस की। तो m कितना है, 70 किलोग्राम, पुट कर दीजिए। उसके बाद g दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू
हाइट h, तो h की क्या वैल्यू है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। नीचे क्या है t है, तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए 4.0 सेकेंड। यहां पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर कुछ इस तरह से निकल कर आता है 771.75। अब यूनिट किस तरह से साथ लिखेंगे, देखिए किलोग्राम है तो किलोग्राम आ जाएगा, देन ये मीटर और ये वाला मीटर मिलकर क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर। ऊपर सेकंड पावर -2 है, ऊपर क्या है सेकंड पावर -2, नीचे क्या है सेकंड। जब नीचे वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, सेकंड पावर -2 सेकंड पावर -1, तो यहां से सेकंड पावर -2 -1 सेकंड पावर -3 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे सेकंड पावर -3। यहां से अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें तो किस तरह से करेंगे, 7.7175 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर। देखें डेसिमल कितनी प्लेसेस शिफ्ट हुआ है 1 2, यानी 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पावर क्या आ जाएगी 2, 7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3। इसी तरह से दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू, यहां से अगर आप इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो किस तरह से करेंगे, देखिए 5 है तो 5 से पीछे आपने देखना है, अगर इवन है तो आपने उसको ऐसे ही रहने देना है, अगर ऑड है तो उसको 1 से इंक्रीज कर देना है। मैं जरा यहां पर लिखता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं राउंडिंग ऑफ में। 7.7175। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि यहां से इस 1 को उड़ाना है, तो क्योंकि 1 5 से लेस है तो पिछले को नहीं चढ़ेंगे। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, जब भी राउंड ऑफ करना है तो आपने इधर से चलना स्टार्ट करना है और 1 बाय 1 हर नंबर को ड्रॉप करते जाना है। देखिए 7.71, अब 5 से रिलेटेड क्या रूल है, 5 के पीछे क्या है 7, तो 7 क्योंकि ऑड है तो इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे यानी 8 बन जाएगा 7.7। अब 8 क्योंकि 5 से ग्रेटर है, पिछला 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब इस 2 को भी ड्रॉप करेंगे, 2 क्योंकि 5 से लेस है तो पीछे 7 ही रहेगा, तो 7.7। ये होता है तरीका राउंड ऑफ करने का। तो ये हो जाएगा 7.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3, जब मैंने आपको पावर वाला आर्टिकल समझाया था वहां पर बताया था कि ये किसकी इक्वल है, वाट के इक्वल है, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या कह रहा था कि पावर इन वाट्स कैलकुलेट करें, तो पावर कितनी आ गई 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 वाट। फाइनली यहां पर आंसर की हेडिंग लगा देंगे, तो क्या लिख देंगे पावर इज 7.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 वाट। तो यहां पर एग्जांपल नंबर 4.2 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4.3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए कार वेइंग 18,620 न्यूटन इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि एक कार है जिसका वेट इतना है 18,620 न्यूटन और वो भाग रही है कितनी स्पीड के साथ, 16 मीटर पर सेकेंड के साथ। ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, ओब्वियसली वो रेस्ट पर आ जाती है, उसको रेस्ट पर लाया जाता है इन अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, और वो 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करके आती है। मान लीजिए यहां पर है वो कार इस वक्त जो कि मूव कर रही है, इसका वेट कितना है 18,620 न्यूटन। अब ये वाली जो कार है यहां पर लेट से ब्रेक्स अप्लाई हो गई है क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और वो काइनेटिक एनर्जी जब तक यूज नहीं हो जाती ये नहीं रुकेगी। इसका मतलब है कि ये आगे मूव करेगी और कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। अब कहता है कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 80 मीटर का। कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और फिर रेस्ट पर आ जाएगी। जब ब्रेक्स अप्लाई की थी तो उस वक्त स्पीड कितनी थी, 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। कहता क्या है, डिटरमिन द एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। देखिए यहां पर जब ब्रेक्स अप्लाई की थी तो कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब उस काइनेटिक एनर्जी को लेकर के ये आगे मूव कर रही है, जब तक वो काइनेटिक एनर्जी यूज अप नहीं हो जाती ये मूव करती रहेगी। और कहता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी तब यूज अप होती है जब वो 80 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकती है। यहां पर कहता ही है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कीजिए। ऑब्वियसली यहां पर इसके पास अब जो काइनेटिक एनर्जी थी वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कर रही है, यानी यूज हो रही है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करने में। यहां पर ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी तो होगी। जब ब्रेक्स अप्लाई कर दी हैं तो ये आगे मूव कर रही है, रोड के साथ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो रही है। कहता है कि वो फ्रिक्शन फोर्स आप निकाल कर दिखाइए। तो सबसे पहले यहां पर डेटा की हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे, डेटा।
तो डेटा में क्या लिखेंगे? वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 18,620 न्यूटन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? विद द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर स्पीड लिख दीजिए इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड, कहते हैं कि ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। तो नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस दिया हुआ है और डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? D से, और वो कितना है? 80 मीटर डिस्टेंस है। डिटरमिन द एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, यानी रिक्वायर्ड क्या है जो हमने फाइंड करना है? दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। तो लिख देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्मॉल f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? फार्मूला की हेडिंग होगी, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिखना है? फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला किस तरह से लिखेंगे? देखिए, आपने यहां पर सीन देखना है कि किस तरह का सिनेरियो है जो कि हमने कंसिडर किया है। स्टेटमेंट क्या बता रही है? स्टेटमेंट ने सबसे पहले यह बात बताई है कि कार का वेट कितना है? वो इतना है। कार का वेट कितना है? वो इतना है। उसके बाद स्टेटमेंट ये बता रही है कि जब ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं तो उस वक्त वेलोसिटी इतनी थी। तो बच्चों, जब ब्रेक्स अप्लाई की हैं उस वक्त वेलोसिटी इतनी थी। ये वेलोसिटी एकदम जीरो तो नहीं हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। देखो, यहां पर फिर इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। अब वो काइनेटिक एनर्जी जब तक यूज नहीं हो जाती, ये कार आगे मूव करती रहेगी। और स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि कार 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और उसके बाद जाकर क्या होगी? स्टॉप होगी। अब कहता है कि यहां पर इस रोड पर जब उसने मूव किया है, यानी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो यहां पर इसने मूव किया है, ये 80 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। इस डिस्टेंस को कवर करते वक्त जो एवरेज फ्रिक्शन है, एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको आप कैलकुलेट करके दिखाइए। यानी यहां पर हमने क्या कैलकुलेट करनी है? एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर एक्चुअली इसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमें कहां से मिलती है? हाफ mv²। कहां से मिलती है? हाफ mv² से। दिस इज इक्वल टू, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी किधर यूज होगी? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करने में। अब जो कार वर्क डन करेगी अगेंस्ट फ्रिक्शन, उसको हमें लिखना है, तो कितना हो जाएगा? FD हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? D है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है। इसका मतलब है कि हम ये वाला रिलेशन यूज करके इस F को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मसला यह है कि M भी नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ? M नहीं दिया हुआ। तो M हम कहां से निकालेंगे? देखिए, आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, इंटर में मैंने भी आपको पढ़ाया था कि वेट का क्या फार्मूला होता है? W इज इक्वल टू mg। यहां से हम क्या करेंगे कि M इज इक्वल टू W/g लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इट, इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इट, वर्क डन बाय इट। ऑब्वियसली जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो किसकी इक्वल होगी? वर्क डन बाय द कार अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्योंकि देखें, इसने वर्क डन किया अगेंस्ट फ्रिक्शन, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी यूज अप हुई है। तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी यूज अप हो गई है इतना वर्क डन करने में, तो फिर हम इनको इक्वल रख सकते हैं। इसी वजह से हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इट बिफोर स्टॉपिंग, बिफोर स्टॉपिंग। क्योंकि देखिए यहां पर आके हमने कहा है कि स्टॉप हो गई है, तो यहां पर इस डिस्टेंस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही थी हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी स्टॉप होने से पहले पहले इज इक्वल टू वर्क डन बाय इट। यानी यहां पर कार ने जो वर्क डन किया है इस पाथ के अलोंग मूव करते हुए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज FD। तो फिर यही वाला रिलेशन बनेगा। इसी को हमने यहां पर लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू वर्क डन बाय इट अगेंस्ट फ्रिक्शन, या फिर बिफोर स्टॉपिंग हमने यहां पर लिख दिया, दैट इज। तो यहां से फिर क्या बनेगा? दैट इज हाफ mv² इज इक्वल टू FD हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। यहां पर फिर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है? देखें, यहां पर M की जगह पे हम W/g लिख देंगे। किस तरह से? यहां पर सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, तो हम क्या जानते हैं? W इज इक्वल टू mg। यहां से इसको लिखें दिस इंप्लाइज दैट M इज इक्वल टू W/g।
इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो यहां पर लिख दें यूजिंग इक्वेशन 2 in 1। देखिए फार्मूला मेन यही था, इसलिए हमने इसको फार्मूला के हेडिंग में लिखा है। यहां पर ये जस्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 को 1 में यूज कर दें, किस तरह से करेंगे, 1/2 इंटू W/G हो जाएगा, m की जगह पर W/G, v² इसी तरह से इज इक्वल टू FD इसी तरह से। अब हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, ये वाला F फाइंड करना है। तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट W/v²/2g, और ये d नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा, F OR करके लिख दीजिए, F इज इक्वल टू W/v²/2GD। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला F मिल जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यही हमने कैलकुलेट करनी थी। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी होगी, एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो यहां पर फिर किस तरह से लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज F इज इक्वल टू, सबसे पहले W की वैल्यू पुट करते हैं 18,620 न्यूटन इनटू v² है, तो v की क्या वैल्यू है, 16 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 16 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GD है, तो 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू d कितना है, 80 मीटर है, तो इसको 80 मीटर पुट कर दीजिए। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर कुछ निकल कर आता है, F इज इक्वल टू 3040। अब यहां पर यूनिट क्या आएगा, देखिए थोड़ा रफ साइड पर सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां से यूनिट वही आना चाहिए जो कि फोर्स का यूनिट है। तो न्यूटन साथ में क्या है, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 डिवाइडेड बाय, यहां से मीटर और मीटर मिलकर क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर, और साथ में ये वाला सेकंड पावर -2, ये सेकंड पावर -2 इससे कैंसिल, ये मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल, बाकी यूनिट क्या बचा, न्यूटन बचा, और फोर्स का यूनिट होता क्या है, न्यूटन। अगर आपका यूनिट कैलकुलेट करके भी वही आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट करेक्ट है। अब इसको आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। नेक्स्ट अब यहां पर आंसर की हेडिंग लगा दीजिए। आंसर में क्या लिख देंगे, द एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन acting on car, the average force of friction acting on car is 3040 न्यूटन। यहां पर एग्जांपल नंबर 4.3 कंप्लीट होती है, और ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपने बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि ये वाला फार्मूला आपने कैसे लिखा है ये आपको समझ होना चाहिए, जिस तरह मैंने यहां पर आपको समझाया है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4.4। तो एग्जांपल नंबर 4.4 थोड़ी सी कंसेप्चुअल एग्जांपल है। अगर आपको ये वाली एग्जांपल समझ आ जाती है तो मान लीजिए कि आपको चैप्टर नंबर 4 समझ आ चुका है। यहां पर जो एग्जांपल की स्टेटमेंट है ये क्या है, अ मोटरसाइकिल राइडर वेइंग 60 किलोग्राम इज कोस्टिंग डाउन अ 24 डिग्री स्लोप। ये मोटरसाइकिल है, इसके ऊपर मोटरसाइकिल राइडर प्रेजेंट है, एक पर्सन है जो कि इस मोटरसाइकिल को चला रहा है। अब यहां पर ये जो स्लोप है ये कितना है, 24 डिग्री, यानी जो प्लेन सरफेस है इसके साथ ये जो स्लोप है ये कितना है, 24 डिग्री का। द मैस ऑफ मोटरसाइकिल इज 30 किलोग्राम, और ये जो मोटरसाइकिल है इसका मैस कितना है, 30 किलोग्राम, और जो पर पर्सन प्रेजेंट था उसका मैस कितना था, 60 किलोग्राम। एट द टॉप ऑफ द स्लोप द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज 3.2 मीटर पर सेकंड। कहता है कि ये जो टॉप ऑफ स्लोप है यहां पर मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो 3.2 मीटर पर सेकंड है। इफ द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज 100 न्यूटन, कहता है कि अगर यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स 100 न्यूटन है, देखिए यहां पर ये सरफेस है इसके ऊपर मोटरसाइकिल प्रेजेंट है। अब जब मोटरसाइकिल यहां से चलेगा तो ऑब्वियसली टायर्स और सरफेस के दरमियान कोई फ्रिक्शन तो होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मोटरसाइकिल मूव कर रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल 72 मीटर डाउनहिल। कहता है कि अगर इस स्लोप पे 72 मीटर तक ये मोटरसाइकिल मूव कर चुकता है
अगर 72 मीटर तक नीचे की तरफ ये मोटरसाइकिल मूव कर चुकता है तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी। यहां पर इस तरह की एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि सबसे पहले आपको मालूम हो कि इसमें गिवन डेटा क्या है, उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, फिर गिवन डेटा और रिक्वायर्ड को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि यहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करके मैं रिजल्ट फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले यहां पर डेटा की हेडिंग लगाएंगे। इस एग्जांपल को प्रॉपर्ली समझने के लिए आपने फुली फोकस्ड रहना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या गिवन है, कहता है कि जो राइडर का मास है दैट इज 60 किलोग्राम। तो लिख देते हैं मास ऑफ राइडर, क्या हो जाएगा, मास ऑफ राइडर इज इक्वल टू m1 लिख दीजिए, क्योंकि एक और मास आगे मोटरसाइकिल का भी गिवन है। तो राइडर का मास कितना है, 60 किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट मास ऑफ मोटरसाइकिल, उसको m2 कह दीजिए, और ये है 30 किलोग्राम। अब देखें मोटरसाइकिल पर राइडर सवार है, तो यहां पे फिर हम मोटरसाइकिल और राइडर दोनों के मास को प्लस कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको हम एक बॉडी कंसीडर करें मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के ऊपर जो पर्सन सवार है उसको, तो उसका टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो लिख दीजिए टोटल मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो यहां से m कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम प्लस 30 किलोग्राम। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, तो 90 किलोग्राम मास हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट क्या कहता है, एट द टॉप ऑफ द स्लोप द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज 3.2 मीटर पर सेकेंड। कि टॉप ऑफ स्लोप यहां पर जो स्पीड है वो कितनी है, 3.2 मीटर पर सेकेंड। और फिर कहता है जब 72 मीटर डाउन मूव कर चुकेगा तब आपने एक स्पीड निकालनी है। इसका मतलब है कि यहां पर इसकी इनिशियल स्पीड है, जब 72 मीटर नीचे मूव कर चुकेगा तो उस स्पीड को हम क्या लेंगे, vf। यानी यहां पर हमने बेसिकली vf फाइंड करनी है। यहां पर इनिशियल स्पीड दी हुई है, तो फिर यहां पर लिख देंगे इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू कितनी है ये, 3.2 मीटर पर सेकेंड। देन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स दी हुई है, तो लिख दीजिए काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसको अगर हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर डालें तो ये कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन। देन नेक्स्ट क्या गिवन है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल 72 मीटर डाउनहिल। यानी ये एक डिस्टेंस दिया गया है, तो लिख दीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 72 मीटर। व्हाट विल बी द स्पीड, यानी हमने vf फाइंड करनी है। यहां पर vi है, जब ये 72 मीटर नीचे मूव कर चुकेगा, यानी 72 मीटर यहां पे स्लोप पे मूव कर चुकेगा नीचे की तरफ, तो उस वक्त हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो नेक्स्ट क्या हेडिंग लगाएंगे, रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाकर लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी। रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी, और इसको क्या कहेंगे, vf, और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहां तक अभी हमने डेटा और रिक्वायर्ड तो लिख लिया है, असल कहानी यहां से स्टार्ट होती है इस एग्जांपल में। देखिए सबसे पहले फिगर को देखते हैं और जरा इस सीन को समझते हैं कि एक्चुअली यहां पर हो क्या रहा है। अब देखिए मोटरसाइकिल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इतनी बात तो आपको समझ आ चुकी है, और नीचे की तरफ मूव करेगा भी। अब ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। जब डिस्टेंस कवर करेगा तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रही है, जिस फोर्स की वजह से ये डिस्टेंस कवर करेगा। यानी इन शॉर्ट जब ये मूव करेगा तो यहां पर वर्क डन होगा, और वर्क डन कौन करेगा, जो भी फोर्स इस पे लग रही है वो फोर्स क्या करेगी, वर्क डन करेगी। तो पता चला कि यहां पर वर्क डन तो होगा, जरा रफ लिखते हैं थोड़ा सा, वर्क डन होगा। अब जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां से अगर आप देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो लग रही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी। इट्स मीन यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ये मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। अब वर्क डन क्या होता है, fd इज इक्वल टू हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। वर्क डन को हमने लिख दिया fd। अब देखना ये है कि ये जो f है ये कौन सी फोर्स है, vf हमने फाइंड करना है, vi गिवन है, यहां पर हमने लिखी थी, ये लिखी है vi 3.2 मीटर पर सेकेंड। मैस भी मौजूद है जो कि टोटल मैस 90 किलोग्राम है।
डी डिस्टेंस भी मौजूद है जो कि 72 मीटर है। मसला सारा इस फोर्स का है। अब आप कहेंगे सर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट जो है, भाई यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स तो इसके मोशन को तंग कर रही है ना, वो इसको मूव थोड़े क्यों करा रही है, वो तो इस साइड पर पीछे की तरफ लगेगी, यानी इसके मोशन को तंग करेगी। फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर ये वाला वर्क डन तो नहीं कर रही। देखिए मोटरसाइकिल जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यहां पर वर्क डन नेट फोर्स कर रही है। अब इस नेट फोर्स में कौन कौन सी फोर्सेस शामिल है, यहां पर फिर हमें देखना पड़ता है इस डायग्राम में कि कौन कौन सी फोर्सेस इस मोटरसाइकिल पर और इसके ऊपर जो राइडर प्रेजेंट है, एक ही बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो जरा मैं थोड़ा सा माइंड यूज करके इसी डायग्राम को थोड़ा सा यहां पे मैं अपने तरीके पर ड्रा करूंगा, किस तरह से, ताकि मुझे समझ आ सके कि यहां पर एक्चुअली मामला क्या है। तो यहां पे 24 डिग्री एंगल इसी तरह से बन जाएगा। अब मान लीजिए मोटरसाइकिल यहां पर प्रेजेंट है। अब मोटरसाइकिल को ऐसा एक डब्बे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि इस पर मोटरसाइकिल राइडर भी प्रेजेंट है और मोटरसाइकिल भी प्रेजेंट है, और ये टोटल मास m है। यहां पर जो हमने 90 किलोग्राम लिखा है। अब देखिए इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है, जो इसका वेट है वो हमेशा किधर एक्ट करती है, सीधी डाउनवर्ड, सीधी डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां पर सीधी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, और उसको हम क्या लिखते हैं, mg लिखते हैं। क्या लिखते हैं, mg। यहां पर mg लिख देते हैं। W इज इक्वल टू mg होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही वेट होती है। अब यहां पर जब ये प्रेजेंट है मोटरसाइकिल, तो ऑब्वियसली कोई नॉर्मल फोर्स भी तो लग रही है। देखें अगर मैं इस मार्कर को यहां पर उठा के रखता हूं, मेरे हैंड पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, जो कि इस मार्कर का mg है, वेट है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। मेरे हैंड ने इसको अपवर्ड सपोर्ट करके रखा हुआ है, यानी ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, इसी वजह से ये यहां पर इसकी पोजीशन मेंटेन्ड है। यानी जो ये फोर्स लगा रहा है मार्कर, वो डाउनवर्ड है, मेरा हैंड जो फोर्स लगा रहा है दैट इज अपवर्ड। ऑब्वियसली लगा रहा है तभी मार्कर यहां पे खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि mg तो डाउनवर्ड है, लेकिन जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, मेरा हैंड लगा रहा है, वो अपवर्ड है। तो जो फोर्स इस मार्कर पे मेरा हैंड लगा रहा है, वो फोर्स होती है नॉर्मल फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी नॉर्मल फोर्स प्रेजेंट होगी इस मैस पर जो एक्ट कर रही है, क्योंकि ये सरफेस है, mg इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो भी तो एक्ट कर रही होगी। और नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिसमें वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अब यहां पर इस तरह से ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इस प्लेन पे, तो इसका मतलब है इस प्लेन से परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से नॉर्मल फोर्स लगेगी। तो यहां पर फिर मैं नॉर्मल फोर्स क्या करता हूं, बना देता हूं कि यहां पर Fn नॉर्मल फोर्स लग रही है। अब इसी नॉर्मल फोर्स से ऑपोजिट साइड पर मैं थोड़ी सी लाइन यहां पर भी खींच देता हूं कुछ इस पैटर्न पर। अब मैथमेटिक्स ये कहती है कि जो एंगल थीटा यहां पर बनेगा, जो एंगल थीटा यहां पर बनेगा, वही एंगल थीटा यहां पर बनेगा। बेशक प्रोटेक्टर रख के मेजर कर लें, वही बनेगा 24 डिग्री। अब ये कैसे पता चलता है सर कि यहां पर वही एंगल बना है? मान लीजिए कोई भी ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके दरमियान कोई भी एंगल है थीटा। अब अगर मैं इस लाइन के एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रा करूं और इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं और यहां से एक सीधी लाइन ड्रा करूं, तो इन दो लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह का केस नहीं है, यहां पे 24 बन रहा है, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर थी, इसको पीछे बढ़ाया है, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो यही एंगल यहां पर भी बनेगा। 24 डिग्री यहां पर है, यहां पर भी कितना बनेगा, 24 डिग्री ही बनेगा। और ये मैथमेटिक्स में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि Fn इधर एक्ट कर रही है, Fn के ऑपोजिट ये वाली लाइन जो है इसके अलांग क्या एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली mg का कोई ना कोई कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा। किस तरह से, कंपोनेंट क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये एक वेक्टर है जो कि a वेक्टर है, और यहां पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहां पर एंगल थीटा हो, तो ये वाला कंपोनेंट यहां से यहां तक क्या बनेगा, a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, a sin थीटा। इसका मतलब है कि थीटा के साथ वाली जो लाइन है, देखो a वेक्टर थीटा बना रहा है इस वाली लाइन के साथ, तो थीटा जिस लाइन के साथ बनेगा उस लाइन को हमने क्या कहा था, a cos थीटा।
यहां पर mg है, यहां पर जिस तरह a वेक्टर है इसी तरह यहां पे mg है, mg। तो इस mg का अगर कंपोनेंट इधर लिया जाए थीटा वाली लाइन के साथ तो वो क्या होगा, mg cos थीटा, और यहां पे थीटा कितना 24 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं mg cos 24 डिग्री, mg cos 24 डिग्री। और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था, देखें ये a cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था वो क्या है, a sin थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इस तरफ जो कंपोनेंट बन रहा है वो कौन सा होगा, a sin थीटा। यहां पर इधर mg था तो mg sin थीटा हो जाएगा, mg sin थीटा, और sin के साथ थीटा कितना आएगा 24 डिग्री, क्योंकि थीटा यहां पे 24 डिग्री है तो 24 डिग्री लगा दीजिए। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस तरफ लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लग रही है, देखिए वो हमेशा मोशन से ऑपोजिट लगती है। मोटरसाइकिल इधर मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगी। यहां पर कंसीडर कीजिए ये कार है जो कि इस तरफ मूव कर रही है आगे की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगी, ऑपोजिट लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करती है, मोशन को तंग करती है। यहां पर अगर फ्रिक्शन भी इसी तरफ लगेगी फिर तो ये कार भागना स्टार्ट कर देगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। फ्रिक्शन हमेशा तंग करती है, अपोज करती है मोशन को, जब अपोज करती है तो वो हमेशा अपोजिट होती है। इसका मतलब है अगर ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ कुछ लगेगी, स्मॉल f इस तरफ होगा। अब बच्चों ये वाली जो डायग्राम हमने बनाई है जिसमें फोर्सेस को रिजॉल्व किया है जो कि इस मैस m पर लग रही हैं, इस डायग्राम को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये बात तो आपको याद रहेगी कि फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह की डायग्राम होती है, जिसमें हम फोर्सेस को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं उनको आप लगा दीजिए। जो नॉर्मल फोर्स होती है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर आ गई, और जो mj वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। फिर नॉर्मल के साथ आपने एक लाइन ड्रा की, उधर mg का कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, mg cos 24, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, mg sin 24, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रही है, मोशन से अपोजिट जो कि इस तरफ है। अगर इतनी डायग्राम समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि आपने चैप्टर नंबर 4 को सही पढ़ा हुआ है। अब यहां तक करने के बाद अब हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ये जो mg cos 24 है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी इस तरफ, इधर Fn है और इधर mg cos 24 होगा। अब जरा थोड़ा डिफरेंट मार्कर यूज करके यहाँ पे फोर्सेस लिखते हैं। देखें ये Fn और ये mg cos 24 ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लग रहे हैं। Fn इधर है, mg cos 24 इधर है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों का वेक्टर सम लूं, इन दोनों का क्या लूं, वेक्टर सम लूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, Fn प्लस इंटू mg cos थीटा किधर लग रहा है, दूसरी तरफ लग रहा है, Fn से अपोजिट, तो इसके साथ मैं माइनस लगूंगा, माइनस mg cos 24 डिग्री, यही होगा। इनका अब सम किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम इनका 0 के इक्वल होगा। सर 0 के इक्वल क्यों होगा, देखो बॉडी यूं तो मूव कर रही है, यूं तो मूव नहीं ना कर रहे, इसका मतलब है कि यूं वाली जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। यानी अगर उनका वेक्टर सम लिया जाए, ये इधर है ये इधर है, तो इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इसके साथ हमने माइनस लगाया, तो इट्स मीन Fn इक्वल हो जाएगा किसके, ये mg cos 24 डिग्री उधर जाएगा तो mg cos 24 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से एक बात तो मालूम हो चुकी कि जो Fn लग रही है फोर्स ये किसके इक्वल है, mg cos 24 डिग्री के इक्वल है। यहां से फिर क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बॉडी इस तरफ से तो कुछ नहीं मूव करेगी, यानी यूं नीचे नहीं होगी, क्योंकि देखिए प्लेन सरफेस पे मूव कर रही है, एक स्लोप है उस पे मूव कर रही है और इसी तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब है मोशन सिर्फ इस लाइन पे है, यूं कोई मोशन नहीं है। ये वाली फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से यूं मोशन नहीं हो रहा। इससे हमने लिख दिया कि Fn इक्वल है मैग्नीट्यूड में mg cos 24 डिग्री के। अब बच्चों जो बाकी फोर्सेस बचती हैं वो कौन सी बचती हैं, इन फोर्सेस का तो काम तमाम हो गया, क्योंकि इनके साथ हमारा लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रही हैं, इसलिए इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही बॉडी ऐसे मूव कर रही है। तो इसका मतलब है इसको हम लिख तो देंगे अपने न्यूमेरिकल में, लेकिन इसका इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि देखो ये हमारे काम की नहीं है, एक इधर लग रही है एक इधर लग रही है, यानी इधर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। अब जो इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रही है, देखिए बॉडी इधर मूव कर रही है, यानी इस प्लेन पे मूव कर रही है, तो जो नेट फोर्स ऐसे में लग रही है उसको हमने कंसिडर करना है, क्योंकि ये वाली तो बैलेंस हो गई है।
तो ऐसे वाली नेट फोर्स जो इसको इधर मूव करा रही है, यानी ऐसे मूव करा रही है, उसका ही वर्क डन हमने लिखना है, उसको हमने F कहा हुआ है। देखें बॉडी जिधर मूव कर रही है उस साइड पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको पहले लिखेंगे, इज इक्वल टू mg साइन 24 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 24 डिग्री। अब यहां पर ये इधर मूव कर रही थी, यानी mg साइन 24 डिग्री जो फोर्स है वो इसको खींच के इधर ला रही है, इधर ला रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लग रही है। इसका मतलब है कि ये वाली जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसको अपोज कर रही है, तो इसको अंदर से माइनस कर दें, यहां पर माइनस F हो जाएगा। या फिर अगर आप इस तरह करना चाहते हैं सम ऑफ फोर्सेस, नेट फोर्स क्या होती है? सम ऑफ फोर्सेस। तो दो फोर्सेस को प्लस करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट है तो इसके साथ साइन क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। देखिए ये इस तरफ लग रही है, ये उस तरफ लग रही है, इसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा और हमें नेट फोर्स मिल जाएगी। यहां से फिर मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू mg साइन 24 डिग्री माइनस स्मॉल f। इसी तरह हो जाएगा। तो यहां पर अगर इस F को मैं यहां से निकाल लूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। M की वैल्यू भी है, G की वैल्यू मुझे मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 24 डिग्री थीटा ऑलरेडी पुट किया हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी दी हुई है 100 न्यूटन। तो यहां से नेट फोर्स निकल के आ सकती है, उस नेट फोर्स को मैं यहां पर लगाऊंगा और फिर मैं फर्दर कैलकुलेशंस करके क्या फाइंड कर लूंगा? VF यहां से फाइंड कर लूंगा। यहां पर अब सॉल्यूशन में वही सारी कहानी उठाकर लिख दी है और बिल्कुल उसी पैटर्न पर सॉल्व कर दिया। देखिए अभी यहां पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? वो फोर्सेस फाइंड करनी होगी जो यहां पे इस बॉडी पे एक्ट कर रही है, जिसका मैस 90 किलोग्राम निकल कर आया था। तो यहां पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही है वो कौन कौन सी है? अगर जनरली देखा जाए तो फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही है? एक तो इसका वेट होगा जो कि mg हो चुका है। अब ये नॉर्मल फोर्स है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये तीन फोर्सेस नॉर्मली समझ में आती हैं कि वाली फोर्सेस प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने लिख दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम फिगर में बना दी है, और फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही है? ये वाली फोर्सेस एक्ट कर रही है। नॉर्मल फोर्स Fn एक्ट कर रही है जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F एक्ट कर रही है जो कि अगेंस्ट है इसके मोशन के। देखिए मोटरसाइकिल किधर मूव कर रहा है? इस तरफ मूव कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रही है? इससे अपोजिट लग रही है। तो यहां पर हमने ये लिखा है अगेंस्ट द मोशन ऑफ मोटरसाइकिल। नेक्स्ट क्या है? वेट ऑफ द मोटरसाइकिल जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया था कि इस mg को रिजॉल्व किया था। देखिए अगर इस नॉर्मल से आप इस तरफ एक लाइन बढ़ाएं तो यहां पे mg का एक कंपोनेंट बनता है जो कि mg cos 24 है, क्योंकि यहां पे एंगल 24 डिग्री है। और वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये Fn और ये mg cos 24 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहां पर फिर Fn और mg cos 24 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। बाकी फिर नेट फोर्स कितनी रह जाएगी? देखिए ये बॉडी किधर मूव कर रही है? जो मोटरसाइकिल और राइडर है ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग रही है। अब क्योंकि इस तरफ मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स भी हमें इसी तरफ वाली लिखनी पड़ेगी। इधर क्या हो रहा है? mg sin 24 डिग्री एक्ट कर रही है फोर्स, और इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। देखिए mg sin 24 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस फोर्स को पहले लिखेंगे, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे अपोजिट है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर वैल्यूज पुट किए, जस्ट m की वैल्यू पुट की है 90 किलोग्राम और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। sin 24 इसी तरह से लिख दिया है, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमने यहां पर लिखी है 100 न्यूटन, उसको पुट कर दिया। अब sin 24 डिग्री को आपने 0.4 पुट करना है। अगर इसको 0.4 पुट करके आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर कुछ इस तरह से निकल कर आता है 252.8 न्यूटन। अब क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब ये मोटरसाइकिल नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये वाली जो नेट फोर्स है 252.8 न्यूटन ये वर्क डन कर रही है, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि ये वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के जब इक्वल है तो पहले हमें वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है? FD। क्योंकि देखें यहां पर ये जो नेट फोर्स है इसका इफेक्ट इस तरफ ही है, क्योंकि बॉडी इस तरफ मूव कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही है, तो सिंपली W इज इक्वल टू FD लग जाएगा। F कितना है? 252.8 न्यूटन और D कितना है? 72 मीटर। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 18201.6 जूल आ जाता है। अब देखें ये वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ऑलरेडी मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, क्योंकि गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। तो यहां पे हमने एक्चुअली निकालना क्या था? फाइनल वेलोसिटी VF। फाइनल वेलोसिटी किसमें होगी?
काइनेटिक एनर्जी फाइनल में होगी, यानी इसके फार्मूला में आएगी। तो इसको हमने एक साइड पे लिख लिया है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहां पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फार्मूला क्या होगा, हाफ mv/f², क्योंकि फाइनल है तो वेलोसिटी भी फाइनल वाली हो जाएगी, इज इक्वल टू w प्लस हाफ mvi² हो जाएगा। अब यहां से अगर vf² निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 2/m को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 2w/m आ जाएगा प्लस 2/m मल्टीप्लाइड बाय हाफ mvi²। इसी तरह से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला m कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा vi²। यहां से अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो vf किसी को आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर स्क्वायर रूट आप इसी तरह से लिख देंगे। देन vf का ये वाला रिलेशन निकल कर आया है, इसमें अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, w की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, मैस की 90 किलोग्राम वैल्यू पुट करनी है, vi की वैल्यू 3.2 मीटर पर सेकंड पुट करनी है, जो कि हमने यहां पर लिखी है। जब आप इसको पुट करेंगे तो यहां से अगर इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्टली सॉल्व करें तो आपके पास आंसर निकल कर आता है 20.4 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली फिर इस एग्जांपल को आपने इस पैटर्न पर प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। अब ये डायग्राम किस तरह से बनती है ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जिस तरह के यहाँ पे मैंने आपको एक एक लाइन करके प्रॉपर समझाई थी कि कौन कौन सी फोर्सेस किस किस तरह एक्ट कर रही हैं। तो यहां पर फिर एग्जाम्पल नंबर 4.4 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4.5। एग्जाम्पल नंबर 4.5 भी थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, लेकिन 4.4 से कम ही कंसेप्चुअल है। तो यहां पर फिर इसकी स्टेटमेंट क्या है, एक कार वेइंग 1100 किलोग्राम, एक कार है, एक कार होगी, उसके नीचे टायर्स होंगे और उसका मैस कितना बता रहा है, 1100 किलोग्राम। 1100 किलोग्राम ये हो गया कार का मैस। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 12 मीटर पर सेकेंड। When it is at point P, its engine stop, और यहां पे इस वक्त ये पॉइंट P पे मान लीजिए प्रेजेंट है, ये क्या है, पॉइंट P, पॉइंट P पे प्रेजेंट है और इसका इंजन यहां पर क्या कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। और आगे जो रास्ता है वो रास्ता कुछ इस तरह से है, यानी एक स्लोप वाला रास्ता है, और यहां पर ये पॉइंट क्या है, पॉइंट Q है। अब जब यहां पे इसका इंजन स्टॉप हो गया, देखिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि इसका मैस भी है, इसकी वेलोसिटी भी यहां पर थी, इंजन स्टॉप हो गया, लेकिन फिर भी ये मूव तो करती रहेगी, ऑब्वियसली मूव करती रहेगी, क्योंकि जब तक इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो यूज अप नहीं हो जाती तब तक ये कार मूव करती रहेगी। और क्या करेगी कि ऐसे चढ़ जाएगी ऊपर। देखिए जब ये ऊपर चढ़ेगी तो इस सरफेस और इसके टायर्स के दरमियान कोई ना कोई फ्रिक्शन भी तो होगी, और वो फ्रिक्शन कितनी होगी, 120 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। कहता है कि यहां पे आपके पास वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। आप वेलोसिटी यहां पे Q पॉइंट पे फाइंड करके दिखाइए, vf, और इसका मैस कितना है कार का, 1100 किलोग्राम। पहली बात तो ये होगी कि हमने vf को फाइंड करना है यहां से। फिर कहता है कि पॉइंट Q से ये आगे कितना मूव करेगी, हाउ फार बियॉन्ड Q विल इट गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब इसके पास यहां पे कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और इसका मैस भी यही रहेगा 1100 किलोग्राम, तो इट्स मीन पॉइंट Q पर जाकर भी इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो तो नहीं होगी, उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। इट्स मीन यहां पर भी मूव करती रहेगी, उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक ये काइनेटिक एनर्जी यूज अप नहीं हो जाती। तो यहां से कहता है कि पॉइंट Q के बाद जो पाथ है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है। अब कहते हैं कि जब यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये मूव करेगी आगे जब तक काइनेटिक एनर्जी यूज अप नहीं हो जाती। बताना ये है कि ये पॉइंट Q के बाद आगे कितना मूव करेगी। मान लीजिए पॉइंट R तक मूव करती है, हमने खुद सपोज कर लिया कि पॉइंट R तक मूव करती है, और पॉइंट R पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको S कह देते हैं। ये S हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, मैस ऑफ कार, क्या गिवन है, मैस ऑफ कार that is equal to m is equal to 1100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको भी लिख दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू vi इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। देन फ्रिक्शनल फोर्स है तो उसको भी लिख दीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स
इज इक्वल टू स्मॉल एफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये कितनी है 120 न्यूटन। नेक्स्ट, अब डेटा तो यही कुछ है जो गिवन है, रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे तो रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, टू क्वांटिटीज फाइंड करनी है। पहली कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी, तो लिख दीजिए फाइनल वेलोसिटी, यहां पर नंबर 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने इसको क्या कहा हुआ है, एस कहा हुआ है। अब एक्चुअली ये जो क्यू आर है ये क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये वाला पॉइंट पी क्यू आर। तो यहां पर फिर फाइनल वेलोसिटी और ये फाइंड करना है। देखिए यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अब डेटा और रिक्वायर्ड को देखकर करना है, लेकिन फिर यहां पे डेटा और रिक्वायर्ड को देखना किस तरह से है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अब यहां पे आपने सिनेरियो को समझना है। देखें जब ये कार यहां से मूव करेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां से यहां तक देखें ये कुछ हाइट भी है जो कि गिवन है, हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो यहां पर फिर डेटा में हाइट भी लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं जी, हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये डायग्राम में दी हुई है। तो यहां से फिर देखें जब ये कुछ हाइट पर पहुंचेगी पॉइंट क्यू पर, तो इसका मतलब है कि इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ऑब्वियसली आएगी, बिल्कुल आएगी। और जब ये ऊपर मूव करेगी कार, देखें कुछ हाइट पर जाएगी तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो लॉस होती जाएगी। देखिए यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, आपके मन में क्या आ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। देखिए इंजन स्टॉप हो गए, ये खुद ब खुद ऊपर जा रही है उस काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इसके पास थी, तो ऑब्वियसली जब ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। यानी जब स्पीड कम होगी तो यहां पे फिर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। तो मैं लिख सकता हूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये कार ऊपर जा रही है हाइट बढ़ रही है। देखिए अगर ये सरफेस है तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है हाइट बढ़ रही है, यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ पे हाइट ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे जाके और ज्यादा हो जाएगी। जब हाइट बढ़ रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। जब h बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो मैं क्या लिखूंगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में गेन का सबब बन रही है या फिर ये कुछ और भी कर रही है। देखिए जब ये फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है, ये फ्रिक्शन फोर्स जब प्रेजेंट है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी फिर फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन भी तो कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर प्रेजेंट है वो दो तरीकों से यूज हो रही है, कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी बन रही है और कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज हो रही है। तो यहां पे फिर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी लिख देंगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन। इस फार्मूले पर जरा थोड़ा सा गौर करो, इस फार्मूले पर थोड़ा सा गौर करो। हाँ सर ये तो हमें पढ़ा लग रहा है जी, बिल्कुल आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये मैंने आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वाले आर्टिकल में पढ़ाया था। लास्ट में जाकर दो रिलेशंस बताए थे, एक पहले बताया था फिर कन्वर्सली लिखकर दूसरा बताया था, तो ये वही वाला रिलेशन है, उसी को हमने यहां पर लिखा है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये कार मूव करेगी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा और साथ के साथ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करेगी। तो यहां पर फिर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाकर इसी बात को लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है। तो इस चीज को यहां पर लिखते हैं। यहां पर फिर हमने लिख दिया है द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय कार एट पॉइंट क्यू, यानी इस पॉइंट क्यू पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस में कन्वर्ट होगी, कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी एंड पार्टली यूज्ड अप इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज होगी। देन यही वाला रिलेशन उठा के यहां पर लिख दिया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो यहां पर फिर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखिए यहां पर वेलोसिटी ज्यादा थी, यहां पे जाके ऑब्वियसली जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसी वजह से हमने यहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखा है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह से लिखते हैं, देखें हाफ mvi स्क्वायर माइनस हाफ
वी एफ स्क्वायर लिखेंगे। ऑब्वियसली इसी तरह इसको लिखेंगे, क्योंकि देखें यहां पे वी आई क्या है, ज्यादा है, जैसे से ऊपर जाएगी वी एफ कम होती जाएगी, यानी जैसे से ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी, तो ऑब्वियसली वी एफ जो है वो वी आई से कम होगी। लास्ट का यही मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी कम आएगी इनिशियल से, तो इनिशियल को पहले लिखें, फाइनल को फिर बाद में लिखेंगे। तो यहां से 1/2 m इंटू वी आई स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियसली इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, देखिए कुछ हाइट पर पहुंचेगी जिसको हमने क्या कहा हुआ है, h कहा हुआ है, तो गेन कितनी एनर्जी गेन होगी जब पॉइंट Q पर पहुंचेगा, क्योंकि हम पॉइंट Q पे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। किस पे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट Q। तो पॉइंट Q पे जाकर जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा वो कितना होगा, देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, इसमें यानी अगर ये वाली हाइट पुट कर दें तो हमें गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां से फिर mgh लिख देते हैं प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, स्मॉल f, और जो डिस्टेंस कवर होगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा, जो कितना है 24 मीटर है, तो इसको लिख दीजिए 24 मीटर। यहां पे यहां पर भी फिर डिस्टेंस को लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 24 मीटर। देखिए ये वाला सारा डाटा है और ये नीचे रिक्वायर्ड शेड्यूल है, तो यहां पर फिर ये वाला डिस्टेंस हम पुट कर देंगे, इसको d रख दीजिए। तो फिर इसी रिलेशन को हम उठा के यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि हमने पहले यही वाला रिलेशन लिखा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एफ स्क्वायर, हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस एफ डी हो जाएगा। एफ डी क्या है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यहां से फिर दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये हाफ एम वी एफ स्क्वायर इधर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने वी एफ फाइंड करना है तो इस टर्म को सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी आई स्क्वायर, ये एम जी एच इधर आएगा तो माइनस एम जी एच हो जाएगा, और ये एफ डी इधर आएगा तो माइनस एफ डी हो जाएगा, इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर। तो यहां से आप इस तरह करें कि इस 2 को इधर ले आए, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सारे के साथ, और साथ ही साइड्स भी एक्सचेंज कर दें। तो दिस इंप्लाइज दैट वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर m हो जाएगा, 2 ओवर m, क्योंकि देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, m नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, जस्ट साइड्स एक्सचेंज करके लिख रहे हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस एम जी एच माइनस एफ डी। तो यहां पर अगर इस 2 ओवर m को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बिल्कुल कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर मल्टीप्लाई करें 2 ओवर m मल्टीप्लाइड बाय हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस 2 ओवर m मल्टीप्लाइड बाय एम जी एच माइनस 2 ओवर m मल्टीप्लाइड बाय एफ डी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, वी आई स्क्वायर माइनस ये m और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2gh देन माइनस 2fd ओवर m, ये रह जाएगा। अब क्योंकि वी एफ स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ले लीजिए दोनों साइडों पर, यहां से वी एफ रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या रह जाएगा, वी आई स्क्वायर माइनस 2gh माइनस 2fd ओवर m, इस सारे का स्क्वायर रूट। यहां पर अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो लिख दीजिए पुटिंग वैल्यूज। अब देखें अगर आप यहां पर भी वैल्यूज पुट कर देते तब भी आप फाइंड कर सकते थे वी एफ को, लेकिन बेस्ट मेथड ये रहता है कि पहले आप वो वाला वेरिएबल फाइंड कर लें, थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, फिर वी एफ इज इक्वल टू, वी आई कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, तो लिख दीजिए 12 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर इसी तरह से माइनस 2 इंटू जी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है 1.5 मीटर, यहां पर दी हुई है 1.5 मीटर, तो इसको लिख दीजिए 1.5 मीटर माइनस 2fd, 2 इंटू एफ कितनी है
120 न्यूटन, तो इसको लिख दीजिए 120 न्यूटन इनटू डी कितना है, डी क्या है, डिस्टेंस जो कि यहां से यहां तक है, क्योंकि पॉइंट क्यू पर हमने क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी, तो पॉइंट क्यू तक जो डी होगा वो लेंगे, पी से स्टार्ट किया, क्यू पे हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 मीटर, तो लिख दीजिए 24 मीटर डिवाइडेड बाय एम है, तो डिवाइडेड बाय एम इसी तरह से, एम कितना है 1100 किलोग्राम, 1100 किलोग्राम, इसके ऊपर स्क्वायर रूट इसी तरह से आ जाएगा। देन दिस इंप्लाइज दैट वी एफ इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म्स को आप कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 109.4। अब यहां पर यूनिट क्या आएगा साथ, देखिए अंदर वाले यूनिट्स को सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, यहां पे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का क्या मतलब है, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, सेकंड पावर -2, देन माइनस यहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहां पे मीटर, मीटर मीटर मिलकर क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 इसी तरह से, और यहां पे न्यूटन मीटर आवर किलोग्राम, क्या है न्यूटन मीटर आवर किलोग्राम, ये किसके इक्वल आता है। देखिए सबसे पहले हमें यहां पे न्यूटन लिखना पड़ेगा, न्यूटन कहां से मिलता है, F इज इक्वल टू MA, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन को पुट कर दीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ ये वाला मीटर इसी तरह से डिवाइड बाय किलोग्राम इसी तरह से, तो यहां पर किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, ये मीटर और ये मीटर मिलकर क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर और सेकंड पावर -2 इसी तरह से, इसका मतलब है यहां पर माइनस मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। देखिए तीनों के यूनिट सेम है, ये फर्स्ट टर्म इसका यूनिट भी सेम है, ये वाली सेकंड टर्म इसका यूनिट सेम है, माइनस के बाद जो थर्ड टर्म है इसका भी यूनिट सेम है, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। देखिए जितनी भी क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है लाजमी है कि उनका यूनिट सेम हो, इसका यूनिट भी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, इसका भी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, इसका मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, इसका मतलब है कि जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 में। अब ये यूनिट्स को सॉल्व किस तरह से करते हैं, अब कुछ बच्चे यहाँ पे समझते हैं सर ये तो कैंसिल होए तो माइनस आएगा, भाई माइनस नहीं आएगा, यूनिट्स को इस तरह माइनस प्लस नहीं करते, इस तरह हम नॉर्मली करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर फिर यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। यहाँ पर अब स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो स्क्वायर रूट फाइंड करके कितना आएगा 10.5। अब यूनिट क्या आएगा, देखें यहाँ पे मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, इसका भी स्क्वायर रूट होगा, तो मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड पावर -1, स्क्वायर इकट्ठा कर लें, जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसल और मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर यूनिट क्या रह जाएगा, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो यहां से फिर अगर मीटर पर सेकंड ही यूनिट आ चुका है तो इसका ये मतलब है जो हमने कैलकुलेशन की है ये ऑलमोस्ट करेक्ट है। यहां पर ये जो पार्ट नंबर 1 है ये तो कंप्लीट हो जाता है, इसको आप 1 कह दीजिए। अब बारी आती है पार्ट नंबर 2 की, जिसमें हमने डिस्टेंस फ्रॉम Q टू R फाइंड करना है। यहां पर फिर एक लाइन लगा देते हैं और यहां पर भी लाइन लगा देते हैं, इस तरफ सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए जब डिस्टेंस फ्रॉम Q टू R फाइंड करेंगे यहां तो पोटेंशियल एनर्जी का फिर कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि देखें Q टू R बिल्कुल प्लेन है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, नहीं हो रही, यानी यहां पर कांस्टेंटली ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल इस तरह से, इट्स मीन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर बाकी बची थी, ऑब्वियसली पॉइंट Q पर जब कुछ वेलोसिटी है और मैस ऑफ कार तो इतना ही रहेगा, इसका मतलब है पॉइंट Q पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी जब तक यूज अप नहीं हो जाती तब तक ये आगे मूव करती रहेगी कार इस प्लेन सरफेस पे। अब जब ये कार यहां से आगे मूव करेगी तो ऑब्वियसली कार के टायर्स और इस सरफेस के दरमियान कोई ना कोई फ्रिक्शन होगी, इसका मतलब है जो बाकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर बच गई है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज होगी। बाकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए 12 mv² बच गई है, 12 mv², और वो किधर यूज होगी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है F, और ये जो पाथ है Q टू R, क्योंकि अब Q से R तक मूव करना है
तो इसको हमने क्या कहा हुआ है, यहां पर s कहा हुआ था जो डायग्राम बनाई थी, यहां पर भी लिख दीजिए s, तो ये fs हो जाएगा। इसका मतलब है यहां से मैं इस s को फाइंड कर सकता हूं। तो यहां पर फिर पार्ट नंबर 2 की हेडिंग लगाकर इसी तरह से लिख देते हैं। तो यहां पर हमने ये लिख दिया, नाउ इफ कार स्टॉप्स एट पॉइंट r, कि पॉइंट q पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करते करते यूज अप हो जाएगी और यहां पे पॉइंट r पे आके कार स्टॉप हो जाएगी। तो अगर पॉइंट r पे कार स्टॉप हो जाती है तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाकी मात्रा जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज हो जाएगी। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट, ये f को नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू mv स्क्वायर अवर 2f, f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो किस तरह से करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, s इज इक्वल टू, मैस की क्या वैल्यू है 1100 किलोग्राम इंटू वी एफ स्क्वायर। अब यहां पर एक तरीका तो ये है कि मैं वी एफ की वैल्यू पुट करूं और इसका स्क्वायर करूं, लेकिन न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए। देखिए जब हमने यहां से इसका स्क्वायर रूट लिया था तो इसके स्क्वायर रूट में 0.5 के बाद और भी कुछ आ रहा था, तो बेहतर है कि हम ये पुट करने के बजाय वी एफ स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें। देखिए यहां पर वी एफ कितना था, वी एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 109.4 मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे अगर स्क्वायर करेंगे यानी यहां पर भी स्क्वायर करें यहां पर भी स्क्वायर करें तो यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 109.4 मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अगर वी एफ स्क्वायर की ही वैल्यू पुट कर दूं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, बिल्कुल। तो यहां पे लिख देते हैं 109.4 मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। अब ऑल्दो आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं वी एफ वाली, लेकिन बच्चों यहां पर ये टेक्निकल पॉइंट है कि यहां पे हमने डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स छोड़े हुए हैं, तो यहां पर अगर एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है तो डायरेक्टली वी एफ स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दें। यहां पर नीचे अब क्या आ जाएगा, 2 इंटू एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। अब यहां पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर निकल कर आता है 501.41 समथिंग, आगे इसी तरह चलता रहता है। तो यहां पे अगर मैं डायरेक्टली 501 ही लिख दूं, क्योंकि देखें ये डिस्टेंस है और ये किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, तो आगे पॉइंट्स इतने वैल्यूएबल नहीं है, जो आगे डिजिट्स हैं वो इतने वैल्यूएबल नहीं है, तो डायरेक्टली अगर इतना भी लिख दें तो भी ठीक है। 501 मीटर, साथ लिख दें अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली। अब ये मीटर कैसे आया है इसको भी तो समझना पड़ेगा। देखें किलोग्राम, यहां से क्या था मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 डिवाइडेड बाय, यूनिट्स आपको साथ के साथ सॉल्व करने आने चाहिए। यहां पर न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए F इज इक्वल टू ma होता है, तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है यहां से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। न्यूटन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड पावर -2 सेकंड पावर -2 से मीटर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो यहां पर फिर मीटर यूनिट आ जाएगा। फाइनली यहां पर आंसर की हेडिंग लगा देंगे, क्या करेंगे, आंसर की हेडिंग लगाएंगे। आंसर की हेडिंग में क्या लिखेंगे, पहले था व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट Q, वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कार, क्योंकि कार कंसीडर की हुई है तो वेलोसिटी ऑफ कार एट पॉइंट Q इज 10.5 मीटर पर सेकंड, इज 10.5 मीटर पर सेकंड। एंड सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा था, हाउ फार बियॉन्ड Q विल इट गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आपने बिल्कुल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हिट करके लिखना है, किस तरह से, एंड इट विल गो अबाउट 501 मीटर, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली नहीं लिखेंगे बल्कि अबाउट लिख देंगे, अबाउट 501 मीटर बियॉन्ड Q। नेक्स्ट क्या कहता था, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो आप भी लिख दें बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
तो यहां पर ये जो आंसर है प्रॉपरली स्टेटमेंट के साथ अलाइन कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ कार एट पॉइंट Q इज 10.5 मीटर पर सेकेंड एंड इट विल गो अबाउट 501 मीटर बियॉन्ड Q बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4.6। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 3 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 15 मीटर। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस कितना है? 3 किलोग्राम इसका मैस है और यहां पर मान लीजिए ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर। कितनी ऊंचाई पर है? 15 मीटर। h इज इक्वल टू 15 मीटर। ये क्या था? मैस था इस ऑब्जेक्ट का। इफ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। देखें अब ये यहां से नीचे आएगा और ग्राउंड को आकर स्ट्राइक करेगा। ग्राउंड को आकर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो एन स्ट्राइकिंग के वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 16 मीटर पर सेकेंड। और ये मूव किधर कर रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। कैलकुलेट द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर। देखिए यहां पर एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यहां पर एयर प्रेजेंट है। जब ये नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली ये एयर रेजिस्टेंस को फील करेगा। वहां पर जो एयर की फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हमने कैलकुलेट करना है। पहली बात तो यहां से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको अपोज करेगी, इसके मोशन को अपोज करेगी ऑब्वियसली। तो यहां पर जब ये नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? देखिए जैसे जैसे नीचे आएगा ये वाली हाइट कम होगी। जब हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। जब h कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। इस केस में फिर पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे मूव करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हाफ mv² में जब v बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब है जैसे जैसे ये नीचे मूव करेगा तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं लिख सकता हूं जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा इतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्योंकि यहां पर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट है इसलिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होता। साथ में एक और फैक्टर आ जाएगा प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहां पर जब नीचे आएगा हाइट कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहां पर वो दो तरीकों से यूज होगी। कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज होगी। इसलिए हमने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो तरीके से यूज होगी। कुछ काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज हो जाएगी। अब अगर इस रिलेशन को आप गौर से देखें तो ये रिलेशन थोड़ा पड़ा हुआ लग रहा है। बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है। जब मैंने आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया था तो वहां पर बकायदा तौर पर ये रिलेशन आपको प्रूव करके दिखाया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होता था? fd। यहां पर d क्या है? ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक मूव किया है तो इस d को भी हम क्या लिख देंगे? h लिख देंगे। तो यहां पर फिर fh हो जाएगा। यहां पर फाइंड क्या करना है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं इस f को सेपरेट कर लूंगा। तो सबसे पहले किसी भी एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं? डेटा लिखते हैं। तो यहां पर भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेटा लिखेंगे। तो डेटा में सबसे पहले क्या होगा? मैस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्या है? हाइट ऑफ 15 मीटर। तो नेक्स्ट हाइट हो जाएगी हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 15 मीटर। इफ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, मीन की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। तो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है? डेटा, रिक्वायर्ड, उसके बाद फार्मूला। फार्मूला की हेडिंग लगाएंगे और फार्मूला की हेडिंग में यही वाला फार्मूला उठाकर लिख देंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन
तो यहां से मैं लिख सकता हूं mgh इज इक्वल टू, जैसे वहां पे लिखा है, हाफ mv² प्लस fh। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है? सॉल्यूशन की हेडिंग होती है, तो यहां पर सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दीजिए। यहां पर सबसे पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इसमें से f को सेपरेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को रीअरेंज करके किस तरह लिखेंगे? देखिए, हाफ mv² को उठाकर आप इधर ले आए, तो किस तरह से लिखेंगे? mgh माइनस हाफ mv² इज इक्वल टू, इधर fh पढ़ा रहे इसी तरह से। अब हमने निकालना क्या है? एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पर ये जो f है ये ऑब्वियसली एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स ही है। तो इस h को इधर लाकर नीचे डिवाइड कर देंगे, और मैं यहां से साइड्स भी साथ ही एक्सचेंज कर रहा हूं, इस साइड को इधर लिख रहा हूं, इस साइड को उधर लिख रहा हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू 1/h इंटू mgh माइनस हाफ mv²। देन दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू, अब इस h को आप दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? mgh/h माइनस हाफ mv²/h। दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू, ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? mg माइनस mv²/2h, तो लिख दीजिए mv²/2h। अब यहां पर सीधी सीधी उठाकर वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? f इज इक्वल टू, m की क्या वैल्यू है? 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम पुट कर दीजिए। इनटू g क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस यहां पर m कितना है? 3 किलोग्राम है, तो 3 किलोग्राम लिख दीजिए। इनटू v कितना है? वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है, तो लिख दीजिए 16 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू h कितना है? 15 मीटर, तो इसको पुट कर दीजिए 15 मीटर। इसको अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो जो आंसर निकल कर आता है डेट इज f इज इक्वल टू 3.8। अब यहां से यूनिट्स को भी साथ के साथ सॉल्व करना है। देखिए, यहां से अगर आप निकालेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा रफ फर्क करते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, यहां से सॉल्व कीजिए जरा, माइनस किलोग्राम यहां से निकलेगा, इनटू ये मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है? मीटर, तो यहां से ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसल, तो बाकी देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, यहां भी क्या बचा? किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। तो फिर यहां पे जो फाइनल यूनिट आएगा वो क्या आएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। अब आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2 है ये न्यूटन के इक्वल होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन, और फोर्स का यूनिट होता भी क्या है? न्यूटन। अगर फाइनल आंसर में आप यूनिट कैलकुलेट करें और वही यूनिट आ जाए जो होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट करेक्ट है। अब ये यूनिट्स कैसे हम सॉल्व करते हैं? यहाँ पे यूनिट्स के दरमियान माइनस का क्या मतलब है, डायमेंशन एनालिसिस वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर वो लेक्चर आपने अटेंड किया हुआ है तो ये यूनिट्स के साथ काम करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देन फाइनली आंसर की हेडिंग लगाएंगे। आंसर की हेडिंग लगाकर इसमें क्या लिख देंगे? जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर इज, कितनी आ रही है? 3.8 न्यूटन, 3.8 न्यूटन। तो यहां पर आपने आंसर की हेडिंग लगा के ये वाली लाइन लिख देनी है। तो अब ये वाली जो एग्जांपल है ये 5 हेडिंग्स में कंप्लीट हुई है, डेटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन और आंसर। अगर आप इसी तरह 5 हेडिंग्स की फॉर्म में एग्जांपल या न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही जबरदस्त मार्क्स मिल सकते हैं। तो फाइनली आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर की एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। इसमें कुछ एग्जांपल्स कंसेप्चुअल थी और कुछ एग्जांपल्स जैसे कि ये बहुत ही आसान एग्जांपल है।
तो उम्मीद है कि आपको तमाम एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आपने उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।